Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में BPCC 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यूनिट 5 के ही सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। पहले पार्ट में हमने ये पढ़ लिया कि साइकोलॉजी असेसमेंट होती क्या है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि था बिनेट साइमन टेस्ट, जो कि सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था जो डेवलप हुआ था, जिसको डेवलप करा था अल्फ्रेड बिनेट ने और साइमन ने मिलकर के। और उस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें थी उसको एक बार रिवाइज भी करा गया था, फिर तीसरी बार भी रिवाइज करा गया था। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एडमिनिस्टर के बेसिस पे और साथ में जो उनके अंदर आइटम्स है उनके नेचर के बेसिस पे। अब एडमिनिस्टर के बेसिस पे हमने पढ़ा था कि एक तो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं और दूसरा हमारा ग्रुप टेस्ट होता है, ठीक है। दो हमने कैटेगरीज पढ़ी थी। और जो हमारा नेचर के बेसिस पे जो हमारा टेस्ट है, उसके जो आइटम्स है उसके नेचर के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के टेस्ट है, वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस। तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा जो पहला पॉइंट है इसमें, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है इंडिविजुअल टेस्ट क्या होते हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिविजुअल टेस्ट क्या होंगे, कि जो हम एक ही पर्सन के ऊपर कर रहे हैं। हमारे पास 2-4 जने नहीं है जिसमें हमारा ध्यान भटके, हमारे पास एक ही पर्सन है, एक ही बच्चा ऐसा जिसके ऊपर हम उस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो हमारे पास हमारी जो पूरी अटेंशन है वो उसी बच्चे के ऊपर होगी, ठीक है, उसी इंसान के ऊपर होगी। तो हमारा भटकना, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, हमें सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना, हमारी सारी टेंशन उसी के ऊपर होगी। तो उसका पहला फायदा तो यही होता है, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं इस टेस्ट को। तो इंडिविजुअल टेस्ट में क्या है कि हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसमें पहला हमेशा की तरह हमारे पास जो बेनेट स्केल है उसी को होगा, बट ये थोड़ा रिवाइज वर्जन है इसका। जो हमारा सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था वो अल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने बनाया था, जिसका नाम था अल्फ्रेड बिनेट साइमन स्केल, बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल। और इसको ही 1916 में टर्मन और मेरिल ने इसका एक अमेरिकन वर्जन बनाया था। और ये जो अमेरिकन वर्जन है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन में था, इस वजह से इसका नाम क्या है, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल। इसका नाम क्या बना, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल। बिनेट क्यों आया नाम, क्योंकि ये जो बिनेट नाम आया है ये आया इस वजह से क्योंकि ये जो स्केल था ये बेसिकली सबसे पहले जो अल्फ्रेड बिनेट ने ही डेवलप करा था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन में इस टेस्ट को बनाया गया, इस वजह से इसका नाम स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस है। तो इंडिविजुअल टेस्ट में हमारा सबसे पहला जो टेस्ट है वो है स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। जो बिनेट साइमन स्केल है वो 1905 में डेवलप हुआ था। 1908 में इसका सेकंड वर्जन बनाया गया था, जिसमें कि हमने मेंटल एज के कंसेप्ट को ऐड करा था, ठीक है। तो ये 1908 की सबसे मेन इनोवेशन थी इस वर्जन की। और 1911 में क्या हुआ था कि इसका थर्ड वर्जन बना था, जिसमें कि जो IQ टेस्ट, जो IQ है उसकी टर्म को भी ऐड करा था। मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट था वो भी हमें मिला था, टर्मेन ने दिया था, जो कि टर्मेन ने जो हमारे इंटेलिजेंस, जो हमारी IQ का फॉर्मूला था, पहले सिर्फ मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज थी, बट उसमें 100 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, ये जो पूरा फॉर्मूला था ये हमें टर्मेन ने दिया था 1916 में। तो ये जो हमारा अमेरिकन वर्जन है जिसको हम बोलते हैं स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, SB स्केल, ये हमें दिया था। इसका ये जो वर्जन बनाया था ये बनाया था टर्मन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन में। इसका ये एक अमेरिकन वर्जन है। और इस टेस्ट की खासियत क्या है, एक तो ये न्यू वर्जन है, अमेरिकन वर्जन है, और इसमें बहुत सारे नए नए आइटम्स ऐड ऑन करें। जो पुराने के कुछ आइटम्स थे उनको रिवाइज करा है इसमें, साथ में बहुत सारे न्यू आइटम्स इसमें और ऐड ऑन करे गए हैं। और ये इसको भी दोबारा से स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए, रीस्टैंडर्डाइज करने के लिए टोटल ये 1000 चिल्ड्रन पर और 400 अडल्ट्स पर इसको एडमिनिस्टर करा गया था स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए। और जो इसका 5th वर्जन है वो 2023 में रिलीज हुआ था, जिसको SB5 बोलते हैं, जिसको हम लोग करेंटली यूज़ कर रहे हैं। अब देखो इसमें बहुत सारी बातें हो गई हैं, आई नो, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। जो बिनेट साइमन स्केल है इसके बारे में पढ़ना ही सबसे पहला टेस्ट है, 1905 में डेवलप होता है। एक तो ये इसका जो ईयर है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसमें टोटल 30 आइटम्स है, जो कि 3 ईयर्स से 13 ईयर्स तक के बच्चों के ऊपर हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं उसको। फिर इसको रिवाइज करा गया 1908 में, देखो 3 साल बाद ही 1908 में इसको दोबारा से रिवाइज करा, जिसमें कि मेंटल एज का कंसेप्ट दिया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ईयर हो गया है। फिर 3 साल बाद 5 + 3 8 हो गया, फिर 8 + 3 11, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। फिर क्या वो इस बेनेट साइमन स्केल को ही एक्सपेंड करा गया था। पहले सिर्फ 13 ईयर्स तक के एज पर हम कर सकते थे, अब हम इसको 16 ईयर्स के एज के चिल्ड्रन पर भी हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर एक साहब आए टर्मन 1916 में। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, इन्होंने IQ का कंसेप्ट दिया। कंसेप्ट जो था वो तो हमें विलियम स्टर्न ने दिया था, बट जो ये फॉर्मूला था कि हमें मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि फ्रैक्शन कम हो सके, ये हमें टर्मन ने दिया था। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन हुई थी, इस वजह से हम उसे बोलते हैं स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल। ओके, ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 4 ईयर्स और सबसे लास्ट वाला जो ईयर है 2023, क्योंकि वो हम करेंटली यूज़ करते हैं, सबसे रिसेंट वाला वही है। अब जो सबसे रिसेंट
इसका वर्जन है SB5 यानी स्टैनफोर्ड बिनेट का 5th वर्जन, जो कि 2023 में रिलीज हुआ था, जिसको हम लोग करंटली यूज़ करते हैं। उसके बारे में हमें मेनली पढ़ना है इसमें। अगर ये क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में आपने लिखना है, तो इंडिविजुअल टेस्ट का एक आप बेनिफिट बता सकते हैं, एक लाइन में बता सकते हैं कि इंडिविजुअल टेस्ट होता क्या है, कि हम एक इंसान के ऊपर करते हैं। फिर हमें कुछ टाइप्स के बताने हैं, कुछ एग्जांपल्स देने हैं इंडिविजुअल टेस्ट के, जिसमें फर्स्ट हो गया हमारा स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, और ये जो हमारा अल्बर्ट बिनेट का स्केल था, बिनेट साइमन स्केल, उसी का रिवाइज्ड वर्जन है, जो कि टर्मन ने दिया था स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी उसकी एसोसिएशन में, इस वजह से इसका नाम स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है। और इसका 5th वर्जन हम लोग करंटली यूज़ करें, जो कि 2003 में रिलीज़ हुआ था। ये मेन बातें। फिर आपको द SB5 मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताना है, फिर हम दूसरे स्केल पर आएंगे। तो सबसे पहले SB5 मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? स्टैनफोर्ड बिनेट का 5th एडिशन है ये, ठीक है। S फॉर स्टैनफोर्ड, B फॉर बिनेट, और इसका 5th एडिशन है, तो SB5 मॉडल। इसमें क्या था, टोटल 10 सबसेट्स थे। तो ये जो हमारा SB5 मॉडल है, इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास टोटल 10 सबसेट्स हैं। 10 सबसेट्स क्या हुए कि 10 सबसेट्स किस चीज़ के लिए हैं? जैसे हमारे पास कोई एक हेडिंग होती है, उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स होती है ना, ऐसे ही हमारे पास पूरा टेस्ट है, और उसके अंदर हमारे पास 10 सबसेट्स हैं उसके। और ये क्या असेस करता है ये टेस्ट? जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल प्लस हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को असेस कर सकता है ये टेस्ट। ये इसकी खासियत है। और जो ये हमारा टेस्ट है, इट असेस 5 कॉग्निटिव फैक्टर्स। अब ये टेस्ट बेसिकली 5 हमारे कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, जो कि हैं फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, हमारी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग और वर्किंग मेमोरी। इन सबको ये असेस करता है। अब देखो यहाँ पे टोटल हमारे कितने कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं? 5। अब टोटल हमारे पास कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं 5, और एक एक फैक्टर को असेस करने के लिए हमारे पास 2 सब टेस्ट हैं। यानी कि इस पूरे टेस्ट में क्या है, हमको 5 कॉग्निटिव फैक्टर्स को असेस करना होता है। इसके लिए हमारे पास एक एक फैक्टर को असेस करने के लिए 2 सब टेस्ट हैं, ठीक है। 2 टेस्ट हैं एक तरीके से। आप मान लीजिए कि फ्लूइड रीजनिंग हमें असेस करनी है, तो उसके लिए हमारे पास 2 सब टेस्ट हैं। जब हम उन 2 सब टेस्ट को असेस कर लेंगे, उनको एडमिनिस्टर करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि किसी पर्सन की, किसी चिल्ड्रन की क्या फ्लूइड रीजनिंग है, किसी चाइल्ड की क्या फ्लूइड रीजनिंग है। ऐसे ही हम नॉलेज के लिए भी करते हैं, नॉलेज के लिए भी हमारे पास 2 सबसेट्स हैं। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 10 सबसेट्स हैं। तो SB5 में क्या है, 5 वर्ड आ गया, तो 5th एडिशन है। ये भी एक इसका है, लेकिन इस 5 से आप और क्या याद कर सकते हो कि इसके अंदर टोटल 5 कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, और एक एक कॉग्निटिव फैक्टर को असेस करने के लिए हमारे पास 2-2 सबसेट्स हैं। तो टोटल कितने सबसेट्स हो गए? 10। अब और क्या खासियत है इस टेस्ट के आगे, कि जो ये SB5 मॉडल है, ये हमें एक IQ स्कोर नहीं देता, ये हमें टोटल 3 IQ स्कोर्स देगा। 3 IQ स्कोर्स क्या होगा इसके, कि हमें एक तो फुल स्कोर देगा, मतलब एक पूरा होल कंप्लीट स्कोर क्या है हमारा, किसकी IQ कितनी है वो देगा। साथ में हमें वर्बल IQ भी बताएगा, और नॉन वर्बल IQ भी बताएगा। वर्बल IQ कैसे बताएगा? कुछ पेन पेपर टेस्ट हो गए इसके अंदर, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जो पेन पेपर वाइज हो गए, तो उसका स्कोर अलग होगा। जो नॉन वर्बल है, जिसमें लैंग्वेज का या पेन पेपर्स का इतना यूज़ नहीं करा जाता, वो भी हमें स्कोर अलग से मिलेगा। यानी कि हमें 3 अलग अलग स्कोर मिलेंगे, हमें सिर्फ सारा कुछ मिला करके एक स्कोर नहीं मिलेगा। सब एबिलिटीज़ हमें अलग अलग पता चल जाएंगी। तो हमारे पास इसमें टोटल 3 IQ स्कोर्स आते हैं। साथ में ये जो 5 फैक्टर्स है ना हमारे, जो हमने पढ़े, फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, इन सब का भी अलग से स्कोर मिलता है। यानी कि इनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने मीन पढ़ा कि जो पूरा स्कोर, इसका हमें मीन भी वर्जन मिलता है, ठीक है, मीन भी रिजल्ट मिलता है, मीन स्कोर मिलता है। और SGB हमें एक एक स्कोर का, एक एक जो फैक्टर है, एक एक IQ का, एक एक फैक्टर स्कोर्स का मीन हमें मिलता है। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारा मीन होता है ना, जो हमारे IQ का मीन होता है, वो हम कैसे वो क्या होता है? 100। हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में पढ़ा था ना, कि जो मोस्टली जो एवरेज होता है, जो मीन होता है हमारे IQ का, वो क्या होता है? 100। कि हमारी मेंटल एज भी 5 ईयर्स है, और क्रोनोलॉजिकल एज भी 5 ईयर्स है, तो हमारा स्कोर क्या आएगा IQ का? वो 100 आएगा। क्यों? क्योंकि वो एवरेज है, और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हमारी किस में आती है? एवरेज में। तो ये जो हमारे IQ का स्कोर है वो भी हमें मिलता है। IQ का एवरेज स्कोर क्या है? मीन क्या है? 100। और वैसे ही जो हमारी फैक्टर स्कोर्स हैं, इसका मीन क्या है? 15। तो ये भी हमें इसमें मिलता है। तो इसकी क्या क्या खासियत हो गई SB5 मॉडल की, कि इसमें टोटल 10 सबसेट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास 5। और ये जो टेस्ट है SB5 मॉडल, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्लस कॉग्निटिव एबिलिटीज को असेस कर सकता है। इसके अंदर हमारी 5 कॉग्निटिव फैक्टर्स आते हैं, फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग और वर्किंग मेमोरी। और एक एक कॉग्निटिव फैक्टर को असेस करने के लिए हमारे पास 2 सबसेट है, तो टोटल हमारे पास 10 सबसेट्स हो गए। और ये क्या कि हमें 3 अलग अलग IQ स्कोर देता है। साथ में हमारी जो 5 फैक्टर्स हैं, उन सबका हमें मीन भी बताता है, IQ का भी मीन हमें बताता है मीन। और IQ का मीन क्या होता है? 100। और जो फैक्टर स्कोर्स हैं, है ना, अलग अलग जो हमारे पास ये फैक्टर्स है, कॉग्निटिव फैक्टर्स, इनका भी हमें स्कोर देता है, ठीक है। और इसकी एक और खासियत है कि ये हम जो टेस्ट है, ये हम असेस किस पे कर सकते हैं, किसके ऊपर एडमिनिस्टर कर सकते हैं? क्राइटेरिया क्या है इसका, कि हम 2 साल से लेकर के 85 ईयर्स तक के जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, सबके ऊपर हम असेस कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है ये, ठीक है, इसकी वैलिडिटी भी काफ़ी हाई होती है, और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है ये।
अब इसको स्टैंडर्डाइज कैसे बनाया गया था, जैसे कि हमने बिनेट साइमन की स्केल में भी देखा था कि उन्होंने काफ़ी सारे 3000 के अप्रोक्स उन्होंने चिल्ड्रन लिए थे, उनके ऊपर इन्होंने असेस करा था। यहाँ पर इन्होंने क्या है 4800 इंडिविजुअल्स के ऊपर इसको असेस करा था यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। ये अमेरिकन वर्जन है, यूनाइटेड स्टेट्स में इसको स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए 4800 इंडिविजुअल्स पर असेस करा था, जिसमें जेंडर के मतलब अलग अलग जेंडर के, अलग अलग एथनिक के, रिलीजन के, एजुकेशन के, सब तरीके के लोग थे। ओके, द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इस टेस्ट की रिलायबिलिटी है और वैलिडिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। काफ़ी हाई रिलायबिलिटी और काफ़ी हाई वैलिडिटी है इस टेस्ट की, और ये 3 अलग अलग स्कोर देता है, वो तो हमने अभी पढ़ ही लिया। साथ में जो इसकी रिलायबिलिटी है, जो हमारे ये टेस्ट है इसकी रिलायबिलिटी, जो हमने देखा था ना कि जो डिफरेंट आईक्यू स्कोर्स हैं, जो हमारे तीनों आईक्यू स्कोर हैं उनकी रिलायबिलिटी क्या है 0.90, और हमने पढ़ा कि इसके अंदर 10 सबसेट्स हैं। तो जो 10 सबसेट्स है उनकी रिलायबिलिटी 0.70 से 0.80 तक 85 तक है, 0.70 से 0.85 तक। और जो तीनों स्कोर्स है हमारे आईक्यू स्कोर्स, रिलायबिलिटी उनकी क्या है 0.90। तो ये है सारा हमारा स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा याद करने वाला है, आप इसको 1-2 बार वीडियो को सुनोगे, पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने सेकंड इंडिविजुअल टेस्ट पे, जो कि है हमारा वेसलर स्केल। और ये वेसलर स्केल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा स्केल है जो कि हम अलग अलग रेंज के लिए इन्होंने एक बार में बना दिया था। नेक्स्ट जो स्केल है हमारे पास वो है द वेसलर स्केल। इसमें क्या था, जो डेविड वेसलर थे इन्होंने इस स्केल के अंदर टोटल 3 स्केल्स को डेवलप करा था। ओके, तो इनका जो ये एक स्केल था, इसके अंदर इन्होंने 3 अलग अलग स्केल्स बनाए। क्यों 3 अलग अलग स्केल्स बनाए? एक इन्होंने बनाया अडल्ट्स के लिए, एक स्केल इन्होंने बनाया अडल्ट्स के लिए, एक स्केल था हमारा अडल्ट्स के लिए, एक इन्होंने बनाया स्कूल एज स्टूडेंट्स के लिए, फिर इन्होंने एक बनाया प्री स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इन्होंने टोटल 3 अलग अलग स्केल्स बनाए। एक अडल्ट्स के लिए स्पेशली एक अलग ही टेस्ट बनाया। जो पहला हमने स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल था वो 2 ईयर्स से लेकर के 85 ईयर्स के लिए सबके लिए हम उसी एक टेस्ट को अप्लाई कर लेते थे। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भैया ऐसे थोड़ी ना चलता है। इन्होंने अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अडल्ट्स के लिए अलग स्केल बनाया, स्कूल गोइंग जो स्कूल एज चिल्ड्रन है उनके लिए अलग एक स्केल बनाया, और जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है उनके लिए अलग स्केल बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये 3 अलग अलग स्केल्स बनाए। अब जो ये स्केल है मेजर क्या करता है, ये जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। एट द सेम टाइम इसी के साथ ही जनरल इंटेलिजेंस को भी मेजर करते हैं, साथ में साइकेट्रिक डायग्नोसिस के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जो वेसलर थे इनका क्या मानना था, अब जो ये वेसलर थे इनका क्या मानना था कि जो भी हमारी ब्रेन डैमेज होता है ना, साइकोटिक डेटेरियोरेशन होता है, इमोशनल डिफिकल्टीज होती हैं, वो भी हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ये इनका मानना था। इस वजह से ये क्या आर्ग्यू कर रहे थे, ही आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट सब टेस्ट शुड बी एनालाइज्ड इन ऑर्डर टू डायग्नोज डिफरेंट साइकाइट्रिक कंडीशंस। इनका मानना था कि भाई देखो, इन्होंने अलग अलग जो सब टेस्ट बनाए हैं, इन्होंने पूरा वेसलर स्केल बनाया, ये टोटल 3 कैटेगरीज इन्होंने बनाई है। अडल्ट्स के लिए अलग स्केल बनाया है, स्कूल एज के लिए अलग बनाया है, और प्री स्कूल के लिए अलग बनाया है, प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए। अब उसमें भी इनके अलग अलग सब टेस्ट होते हैं। तो इनका ये मानना था, ये आर्ग्यू कर रहे थे कि जो हमारी परफॉर्मेंस होती है किसी भी चिल्ड्रन की, किसी भी पर्सन की जिसके ऊपर हम ये टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट सब टेस्ट पर उसको असेस करना चाहिए, ताकि हम जो मेन साइकेट्रिक कंडीशन है उसको डायग्नोज कर सके, उसको एनालाइज करना चाहिए, ताकि हम साइकेट्रिक डायग्नोसिस बना सके, कंडीशन का पता लगा सके। Therefore, his tests contain several सब टेस्ट फ्रॉम वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल डोमेन। इसी वजह से जो इनका स्केल था ना, जब ये खुद ही ये बात को कह रहे हैं कि भाई हमें डिफरेंट सब टेस्ट चाहिए ताकि हम क्या है साइकेट्रिक कंडीशन का पता लगा सके, कोई भी प्रॉब्लम है उसका पता लगा सके, तो इन्होंने अपने टेस्ट में, इन्होंने अपने स्केल में डिफरेंट सब टेस्ट बनाए हैं कि एक ब्रॉड कैटेगरी है हमारी, उसके अंदर डिफरेंट सब टेस्ट इन्होंने दिए हैं, ताकि और सब टेस्ट को हमको असेस करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, ताकि हम साइकेट्रिक कंडीशन का पता लगा सके। तो ये है वेसलर स्केल। अब इन्होंने जब स्केल को डेवलप करना ही चाहते थे तो उस टाइम पर क्या चीज़ें थी इन्होंने जो देखी। अब जब पहले से ही हमारे पास जो साइमन बिनेट टेस्ट है, बिनेट साइमन टेस्ट है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, स्केल है, तो हमें इनके टेस्ट की क्या ज़रूरत थी। इन्होंने क्या देखा था, वेसलर को क्या था कि वो स्पेशली अडल्ट्स के लिए एक टेस्ट बनाना चाहते थे, है ना, कि सिर्फ अडल्ट्स के लिए मैं टेस्ट बनाऊँ। और इन्होंने जो पहले के जितने भी टेस्ट अवेलेबल थे उनको काफ़ी गो थ्रू करा, उनको काफ़ी रिसर्च करी उनके ऊपर। उन्होंने कुछ कमियाँ पाई, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जो इनको उन टेस्ट में दिखी थी। क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी? जो स्पेशली स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल था उसमें इनको क्या कमियाँ दिखी। उसमें जो पहली कमी थी, द टेस्ट वर नॉट सूटेबल फॉर अडल्ट्स। अब जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल था वो हमने देखा भाई 2 ईयर्स से लेकर के 85 ईयर्स तक के लिए एक ही स्केल है ना, सबके लिए एक ही स्केल है। तो इनको ये लगता था कि भाई ये जो स्केल है ना इनका, वो अडल्ट्स के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, सुटेबल नहीं है। उसके अंदर जितने भी आइटम्स इन्होंने डाल रखे थे स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल में, जितने भी आइटम्स है वो अडल्ट्स के लिए इतने ज़्यादा सुटेबल नहीं है। वर्ड्स मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है उसमें, और जो स्पीड को, परफॉर्मेंस को
स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस वॉज एम्फसाइज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एक्यूरेसी। इनका क्या कहना था कि भाई जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है उसमें स्पीड को, जो भी हमारी परफॉर्मेंस है उसकी स्पीड को तो ज़्यादा एम्फसाइज करा जा रहा है, लेकिन जो वो कितना एक्यूरेट है एट द एक्सपेंस ऑफ एक्यूरेसी को इतना नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी स्पीडली में वो कर रहा है उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। और जो मेंटल एज का नॉर्म है जो कि हमें बेनेट स्केल में मिला था, जब सेकंड टाइम वो रिवाइज करा तो हमने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था, है ना, हमने मतलब कि जो अल्फ्रेड बिनेट थे उन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। तो उसमें क्या है कि वो इनको लगता था जो अडल्ट की जो टेस्टिंग होती है उसके लिए वो इतना रेलिवेंट नहीं है, ये जो नॉर्म है मेंटल एज का इतना रेलिवेंट नहीं है। बाद में इन्होंने अपना एक फॉर्मूला भी दिया था इसको लेकर के। अब ये सारी शॉर्टकमिंग्स थी। टू ओवरकम दीज शॉर्टकमिंग्स वेस्लर डेवलप द वेस्लर बेलव्यू इंटेलिजेंस स्केल। इन्होंने अपना एक अलग से इंटेलिजेंस स्केल बनाया कि भाई देखो पहले की स्केल्स में इतनी सारी कमी है तो मेरे को तो वो सुधारनी पड़ेगी, तो उन्होंने अपना एक स्केल बना दिया। और ये स्केल स्पेसिफिकली अडल्ट्स के लिए था। जो वेस्लर बेलव्यू इंटेलिजेंस स्केल ये मेनली अडल्ट्स के लिए था। एडिट परफॉर्मेंस आइटम्स टू बैलेंस वर्बल आइटम्स। अब इन्होंने क्या बोला था पहले, अब इन्होंने जैसे पहले बोला था कि जो मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स स्टैनफोर्ड बिनेट की स्केल में बहुत ज़्यादा है ना, तो इन्होंने जब अपना स्केल बनाया तो उसमें परफॉर्मेंस आइटम्स को, जो परफॉर्मेंस आइटम्स है उसको ज़्यादा एड ऑन कर दिया उस अपने टेस्ट में, ताकि जो वर्बल आइटम्स है उनको बैलेंस करा जा सके, वो ज़्यादा ना हो जाए। तो परफॉर्मेंस आइटम्स भी इन्होंने अपने टेस्ट में डाल दिए ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी, क्योंकि परफॉर्मेंस आइटम्स है। रिड्यूस द एम्फसाइज ऑन स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। अब जैसे कि इन्होंने पहले जो कमी निकाली थी कि भाई जो पहला स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है उसमें स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस को ज़्यादा एम्फसाइज दिया जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उन्होंने इसी चीज़ को कम कर दिया अपने टेस्ट में, अपने स्केल में। और जो मेंटल एज का टर्म था, जो मेंटल एज की नॉर्म थी, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया, अपनी एक टर्म दिया, अपनी कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं डेविएशन आईक्यू। अब जो ये डेविएशन आईक्यू का कंसेप्ट है, ये डेविएशन आईक्यू है क्या, क्या बोलते हैं इसको, मेंटल एज तो हमें समझ में आ गया, हाँ भाई मेंटल एज क्या है। अब जो ये डेविएशन आईक्यू है, ये डेविएशन आईक्यू क्या है कि किसी भी पर्सन के इंटेलेक्चुअल लेवल, किसी भी पर्सन का इंटेलेक्चुअल लेवल हम कंपेयर करेंगे उसके एज मेट से, ठीक है, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है ना, कि भाई अगर मुझे कोई एक पर्सन है जो कि 15 ईयर्स का है, ठीक है, उसका मेरे को आईक्यू निकालना है, उस पर मैं इंटेलिजेंस टेस्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या देखूंगी कि भाई 15 ईयर्स के कितने लोग हैं जो इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर उनका मेन आईक्यू क्या आता है, एवरेज क्या आता है ना, मान लो उनका एवरेज जो आईक्यू वो आता है 100, तो अगर इस पर्टिकुलर पर्सन का जो कि हमारा सैंपल है या फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, उसका आईक्यू कितना आ रहा है, ठीक है, उसका डेविएशन आईक्यू कितना आ रहा है, कंपेयर करते हैं हम लोग, वो होता है डेविएशन आईक्यू, कि किसी एक पर्सन का इंटेलेक्चुअल लेवल कंपेयर करते हैं उसके एजमेट से, वो हो गया डेविएशन आईक्यू। अब जो ये वेस्लर थे ना, इन्होंने जो पहला फॉर्मूला था हमारे पास आईक्यू का कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, इसको यूज ना करते हुए इन्होंने अपना अलग ही एक फॉर्मूला बनाया। अब वो फॉर्मूला क्या है, आईक्यू इज इक्वल टू अटेन्ड और एक्चुअल स्कोर, कि कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट था जिसके ऊपर हमने आईक्यू टेस्ट लगाया है, अपना वेस्लर टेस्ट लगाया है, उसका एक्चुअल स्कोर क्या है, वो स्कोर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मीन स्कोर फॉर एज, जो कि हमने ऊपर बात करी कि डेविएशन आईक्यू क्या होता है, कि किसी पर्सन का एक्चुअल स्कोर क्या है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसे पता चलेगा, कि जब हमने उसके ऊपर पूरा टेस्ट करा है, इंटेलिजेंस टेस्ट, उसका क्या स्कोर आया है, तो वो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बता रहा है। मतलब जो आईक्यू डेविएशन हो गया वो तो पूरा यही होगा ना, जब उसकी पूरी डिवाइड भी कर देंगे, तो उस पर्सन का एक्चुअल स्कोर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मीन स्कोर फॉर एज, कि 15 साल का हर बच्चे का कितना स्कोर आना चाहिए, वो एवरेज जब हम निकालेंगे, मीन हम जब निकालेंगे, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा हमारा डेविएशन आईक्यू, ठीक है, जो वेस्लर ने कंसेप्ट दिया था वेस्लर डेविएशन आईक्यू का, वो हमारा उसका फॉर्मूला हमारा ये है कि आईक्यू क्या है, डेविएशन आईक्यू क्या है, अटेन्ड और एक्चुअल स्कोर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मीन स्कोर फॉर द एज, तो हमारा डेविएशन आईक्यू आ जाएगा। ये न्यू फॉर्मूला उन्होंने दिया था, ये भी आपको एग्जाम में लिखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार है इस पर। अब जो वेस्लर हैं ये क्या एज्यूम करते हैं, इनका मानना था कि जो हमारी आईक्यू होती है ना वो कंस्टेंट रहती है, मतलब वो आईक्यू का स्कोर हमारा चेंज नहीं होता इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल एजिंग, कि हमारी जो एज है वो बेशक कितनी चेंज होती जा रही है लेकिन हमारा आईक्यू हमेशा सेम रहता है, क्योंकि हम उसी एज ग्रुप के साथ के जो लोग होते हैं उन्हीं से कंपेयर करते हैं ना अपने एज को, अपने आईक्यू को, तो हमारा जो आईक्यू होता है वो कंस्टेंट है, आईक्यू हमारा कंस्टेंट है, और हमारी बेशक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डिक्लाइन हो सकती है लेकिन हमारा आईक्यू स्कोर सेम रहता है। दिस अजम्पशन ऑफ आईक्यू कंस्टेंसी इज बेसिक टू द वेस्लर स्केल, और ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बेसिक बात है वेस्लर स्केल की, कि जो हमारा आईक्यू होता है वो कंस्टेंट रहता है हमेशा, वो चेंज नहीं होगा, बेशक हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डिक्लाइन कर सकती है लेकिन हमारा आईक्यू रिमेन, जो हमारा आईक्यू वो कंस्टेंट ही रहेगा हमेशा, ये बात इसकी एक इंपॉर्टेंट है। और 1955 में वेस्लर बेलव्यू वॉज रिवाइज्ड इनटू वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल WAIS। अब इसको भी रिवाइज करा गया 1955 में, और इसका नया वर्जन बनाया गया, रिवाइज वर्जन बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं WAIS, बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस, ये अडल्ट्स के लिए ही बनाया गया था।
अब जो ये टेस्ट था 1955 में इसको रिवाइज करा गया और इसका नाम रखा गया WAIS। WAIS क्या है? वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ओके, ये इसको रिवाइज वर्जन, इसका नया नाम रखा गया WAIS। अब हमने जैसे कि स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये जो स्केल है वेस्लर स्केल, इसके अंदर 3 स्केल्स आते हैं हमारे टोटली, अडल्ट के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए और प्री स्कूलर्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा ये अडल्ट के लिए हो गया। अब वैसे ही 1949 में WICS बना था, जो कि था वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, और ये 6 to 16 ईयर्स ऑफ एज के लिए था। और 1967 में, आपको बेशक ईयर याद ना रहे, बस आपको 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि वेस्लर स्केल अडल्ट्स के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए 6 to 16 ईयर्स तक के चिल्ड्रन के लिए एक अलग स्केल था, और प्री स्कूलर्स के लिए अलग से स्केल था। टोटल 3 स्केल थे, WAIS, WICISC इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, और WPPSI वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, WPPSI। ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। और जो WPPSI है, ये 2 साल से लेकर के 2 years 6 months से लेकर के 7 years 7 months तक के चिल्ड्रन के ऊपर हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब इसको भी आगे चल के काफ़ी रिवाइज करा गया था, जैसे कि नीचे भी इसमें लिखा हुआ है। WAIS जो 4 था, WAIS 4th वर्जन, इसको हमने टोटल 5 बार रिवाइज करा था। पहले इसका नाम वेस्लर बेलव्यू था, फिर हमने इसको चेंज करा 1955 में, जैसे कि हमने पहले पढ़ा WAIS, फिर इसको काफ़ी बार रिवाइज करा गया, और इसका जो रिसेंट वर्जन है वो हम लोग यूज़ करते हैं WAIS। ए क्या है? अडल्ट, वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4th वर्जन, जो कि 2012 में बना था। और जो इसका स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, इसको भी 5 बार रिवाइज करा गया था। और इसका जो 5th वर्जन है 5 बार रिवाइज करा गया था, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो पब्लिश हुआ था 2014 में। और जो प्री स्कूलर्स के लिए WPPSI, इसका जो करंट वर्जन है, इसको भी 3 बार रिवाइज करा गया था। ये इतना तो मुझे पता आपको याद नहीं रह पाएगा, याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इसका जो करंट वर्जन है वो WPPSI 4th वर्जन 2012 में बनाया गया था। तो इसका जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, तो बैचलर स्केल के अंदर 3 स्केल्स आते हैं, अडल्ट के लिए अलग है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए अलग है, 6 to 16 ईयर्स के लिए अलग है, 2 years 6 months से लेकर के 7 years 7 months तक के बच्चों के लिए अलग से स्केल है। तो ऐसे टोटल 3 स्केल्स हैं। इनके नाम क्या है? WAIS अडल्ट के लिए, WISC स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, और प्री स्कूलर्स के लिए WPPSI। ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। जब इन्होंने अपना स्केल बनाया था, तो इन्होंने दूसरे जो स्टैनफोर्ड बेनेट स्केल में क्या क्या कमियां निकाली थी, वो 4 शॉर्ट कमिंग्स आपको याद रहनी चाहिए। और इन्होंने अपने स्केल में क्या चीज़ें ऐड ऑन करी थी, कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस टेस्ट है, उन परफॉर्मेंस आइटम्स है, उनको भी ऐड ऑन कर दिया था, ताकि वर्बल आइटम्स और परफॉर्मेंस आइटम्स बैलेंस हो सके। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात, कि इन्होंने जो मेंटल एज के कंसेप्ट को यूज़ ना करते हुए इन्होंने अपना अलग से एक टर्म यूज़ करी थी, जिसको बोलते हैं डेविएशन IQ। डेविएशन IQ का इन्होंने टर्म यूज़ करके साथ में इन्होंने अपना एक अलग से नया फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला ज़रूर लिख करके आना इस क्वेश्चन में। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, बस इतना लिख लेना। अब इसमें समझने वाला आगे क्या, कि जैसे देखो, इन्होंने वर्बल आइटम्स को, परफॉर्मेंस आइटम्स को बराबर रखने की कोशिश करी थी। जो इन्होंने शॉर्टकमिंग निकाली थी स्टैनफोर्ड बिनेट के स्केल में, कि उसमें वर्बल जो आइटम्स है वो ज़्यादा है, वर्ड मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस जो आइटम्स है वो थोड़े कम है। तो इन्होंने जब अपना स्केल बनाया था, तो अपने स्केल में इन्होंने वर्बल IQ के आइटम्स को, परफॉर्मेंस IQ के आइटम्स को बराबर रखा था, कि वर्बल में जो सब टेस्ट्स हैं वेस्लर स्केल के, सब टेस्ट वो क्या है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन के लिए अलग से इंडेक्स है, वर्किंग मेमोरी के लिए अलग है। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में क्या देखेंगे हम, वोकैबुलरी, सिमिलैरिटीज़, कॉम्प्रीहेंशन, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम इस टेस्ट के अंदर देखेंगे, असेस करेंगे। वर्किंग मेमोरी के अंदर अर्थमेटिक, डिजिट स्पैन, ये सारी चीज़ें आ गई। परफॉर्मेंस में क्या होगा, कि इसमें वर्ड्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाएगा, है ना, पिक्चर्स का, ब्लॉक्स का, डिजिट्स का, सिंबल्स का ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो ऐसे इन्होंने वर्बल और परफॉर्मेंस IQ को बैलेंस रखने की कोशिश करी थी। अलग से सब टेस्ट जो बनाए थे, वर्बल के लिए भी बनाए थे, आइटम्स डाले थे, और परफॉर्मेंस आइटम्स भी काफ़ी यूज़ करे थे। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या है, कि जनरल फीचर्स हमें बताने हैं वेस्लर स्केल की। जो वेस्लर ने अपना टेस्ट बनाया था, इसके कुछ जनरल फीचर्स हमें बताने हैं। सबसे पहला क्या, कॉमन सबसेट्स फॉर डिफरेंट एजेस, कि अलग अलग एजेस के लिए कॉमन सबसेट्स है। कॉमन सबसेट्स कैसे, कि हमारे पास 3 स्केल है, वेस्लर स्केल के अंदर 3 स्केल आता है, अडल्ट के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, और हमारा प्री स्कूलर्स के लिए, है ना। तो ऐसे अलग अलग स्केल्स आते हैं, और सब में जो सबसेट्स हैं, सब टेस्ट्स हैं, वो सेम है, कि हम वोकैबलरी ही देखेंगे, हम इंफॉर्मेशन सिंबल्स देखेंगे, ब्लॉक डिजाइनिंग देखेंगे। बस जो इनका डिफिकल्टी लेवल है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। जब हम अडल्ट के ऊपर करते हैं तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आइटम्स को हम थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करते हैं, कंटेंट यही रहता है, सब टेस्ट यही रहते हैं, बट उनको हार्ड या फिर हम सिंपल बना देते हैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। बट सब टेस्ट सेम रहते हैं, कॉमन सब टेस्ट हैं सभी डिफरेंट एजेस के लिए। तो ये किसकी खासियत है, ये इसका फीचर है। Once the examiner learns to administer any one of the core subtests, such as information on any of the Wechsler scale, can easily transfer the skill to the other Wechsler scale.
तो ये इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आपको एक स्किल करना आ गया, ठीक है, आपने अगर अडल्ट वाला सीख लिया है तो आपको दूसरे जो स्किल्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर कर लोगे, वो स्किल्स भी काफ़ी अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने इसमें बताई है। अब इसमें क्या है, मल्टी सब टेस्ट अप्रोच इनेबल्स द एग्जामिनर टू मेक इंडिविजुअल एनालिसिस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द इंडिविजुअल रेदर देन जस्ट कंप्यूटिंग अ सिंगल ग्लोबल स्कोर। अब जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जबकि ये क्या एज्यूम करते हैं, इनका क्या मानना है वेस्लर का, कि हमें अलग अलग सब टेस्ट हमें एनालाइज करने चाहिए किसी भी एक इंडिविजुअल के, ताकि हम उसकी जो साइकाइट्रिक एबिलिटीज़ हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम असेस कर सकें। तो हमें क्या मल्टीपल सब टेस्ट चाहिए। तो जब हम अलग अलग सब टेस्ट मल्टी सब टेस्ट को असेस करते हैं तो उसकी वजह से हमें किसी पर्सन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उसके बारे में ज़्यादा पता चलता है। तो ये किनका मानना था, ये किसका इनका टेस्ट का फीचर है। और इन्होंने अपना थर्ड पॉइंट क्या दिया कि इन्होंने जो हमने पहले पढ़ा था कि इन्होंने वर्बल जो टेस्ट है ना, वर्बल जो आइटम्स और परफॉर्मेंस आइटम्स को बैलेंस में रखा है, कि दोनों चीज़ों का यूज़ करा है, सिर्फ वर्बल पे ज़्यादा फोकस नहीं करा या फिर परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस नहीं करा है, दोनों को बराबर रख करके चला है, ठीक है। फोर्थ क्या है, द कॉमन मैट्रिक फॉर IQ एंड इंडेक्स स्कोर्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अ कॉमन मैट्रिक फॉर IQ एंड इंडेक्स स्कोर्स, कि हमारे पास एक ही मैट्रिक है, एक ही ऐसा स्केल है जिसमें कि हम IQ को भी और इंडेक्स स्कोर्स को भी, एक कॉमन मैट्रिक है जिसमें हम IQ को और इंडेक्स स्कोर्स को दोनों को दर्शा सकते हैं, दोनों को शो कर सकते हैं। जैसे कि वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, जैसे कि हमें इस इलस्ट्रेशन में दिख रहा है कि हमारे पास एक स्केल है, इसमें हमारे पास वर्बल IQ भी हम चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस IQ को भी असेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर 4 इंडेक्सेस है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, वर्किंग मेमोरी के लिए इंडेक्स है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स है, प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है हमारे पास, ठीक है। और हम इनका अलग अलग स्कोर भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी हम इनको एसेस करेंगे, तो हमारे पास इन सबका, इन चारों जो इंडेक्स है, इन सबका भी अलग अलग स्कोर भी आएगा, 4 इंडेक्स स्कोर भी आएंगे हमारे पास, और हम इसका एक कंप्लीट स्कोर भी निकाल सकते हैं ना, एक फुल स्केल का स्कोर भी हमारे पास आएगा। तो हमारे पास एक ही स्केल के अंदर हमारे पास 4 अलग अलग इंडेक्सेस के स्कोर्स भी होंगे और एक फुल स्कोर भी आएगा, ये भी इसका एक बेनिफिट है। और क्या है इसमें, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर IQ एंड इंडेक्स स्कोर्स आर 100 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, फिर मीन होता है IQ स्कोर्स का, वो क्या होता है हमेशा, वो क्या होता है हमारा 100, ठीक है। एवरेज जो है हमारे IQ का वो 100 होता है, और जो इंडेक्स स्कोर्स है हमारे पास, उनका जो IQ स्कोर है, जो हमने 4 अभी इंडेक्स स्किल्स इंडेक्सेस देखें, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, परसेप्चुअल रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड, इन सब का जो एवरेज है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो हमारा आता है 15। दिस IQ इज नोन एज डेविएशन IQ, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो वेस्लर का स्केल होता है, इसका जो IQ होता है उसको हम डेविएशन IQ बोलते हैं, यानी कि हम कंपेयर करते हैं उस पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को उसी के एज मेट्स के साथ, फिर हम जाकर के उसी को हम बोलते हैं डेविएशन IQ। मोर ओवर द स्केल स्कोर ऑन ईच सब टेस्ट हैव अ मीन ऑफ 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3, और जो हमारा स्केल है, हर एक सब टेस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल सब टेस्ट हैं, इसमें है ना, वेस्लर स्केल में मल्टीपल सब टेस्ट्स हैं, तो हर एक सब टेस्ट का क्या है, एक जो मीन है, जो एवरेज है वो 10 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 3। स्केल्ड स्कोर्स अलाउ द एग्जामिनर टू एनालाइज द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द एग्जामिनी इन द स्किल्स मेजर्ड बाय द सब टेस्ट। अब जो चीज़ हमने इसमें पहले पढ़ी थी वही, कि हमारे पास डिफरेंट सब टेस्ट है, हर एक सब टेस्ट एक पर्टिकुलर एबिलिटी को असेस करता है। तो जब हम अलग अलग एबिलिटीज़ को असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी हमें किसी पर्सन की, किसी एग्जामिनी की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है उस पर्टिकुलर स्किल में, उस पर्टिकुलर सब टेस्ट से हमें पता चलेगी। तो ये भी इसके फीचर है। तो हमारे पास टोटल 4 फीचर्स हैं, हमें वेस्लर स्केल के बारे में बताना है। 3 मेजर स्केल्स आते हैं इसके अंदर, एडल्ट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और प्री स्कूलर चिल्ड्रन के लिए। ओके, 3 मेन स्केल आते हैं, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो हम IQ होता है उसको डेविएशन IQ बोलते हैं, उसका अलग से एक फॉर्मूला इसने बनाया है वेस्लर ने, वो क्या फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। और जो साथ में जब वेस्लर ने स्केल बनाना स्टार्ट करा था, तो उसने स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल में कौन कौन सी कमियां देखी थी, कौन कौन सी शॉर्टकमिंग्स थी, उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर अपने स्केल में इसने उसे कैसे ठीक करा, वेस्लर ने कैसे ठीक करा उनको, और ये कुछ फीचर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बस स्केल में इतना है। अब हम नेक्स्ट स्केल पर आते हैं, नेक्स्ट इंडिविजुअल स्केल पर आते हैं, जो कि कॉफमैन स्केल, और ये स्केल आपको सारे याद करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट जो स्केल है हमारे पास वो है कॉफमैन स्केल। ओके, कॉफमैन स्केल, और ये स्केल हमें दिया था कॉफमैन एंड कॉफमैन ने 1980s 1990s में। डेवलप्ड 3 स्केल्स, मतलब कॉफमैन स्केल के अंदर हमारे पास 3 स्केल्स आते हैं जिसको हम इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करते हैं, मीन्स की अलग अलग एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, और तो इसके अंदर जो हमारा पहला स्केल है वो है द कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, जिसको हम बोलेंगे KABC। ओके, KABC 1983 में ये दिया था, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, इज इन लाइन विद द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी ऑफ दास ने जो हमें थियरी दी थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, कि हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है, इंटेलिजेंस की जब हमने थियरीज पढ़ी थी, तो उसमें जो दास ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी का मॉडल दिया था, दास ने और लोरिया ने, उसके ऊपर बेस्ड है ये।
The test comprises 7 tests of simultaneous processing, 3 subtests of sequential processing, and an achievement scale consisting of 6 subtests. अब हमने जब इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ी थी तो उसमें हमने दास की थ्योरी पढ़ी थी, जो हमारा पास मॉडल था ना, पास मॉडल, जिसमें हमने पी फॉर प्लानिंग, अटेंशन एंड अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव सक्सेशन, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रोसेस होती है कि पहले हम अटेंशन करेंगे, पहले अराउजल होगा, अटेंशन होगा, फिर हम साइमल्टेनियसली भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो उसके ऊपर ये मॉडल जो है वो बेस्ड है। और ये मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, कितने टेस्ट आते हैं। द टेस्ट कंप्राइजेज 7 टेस्ट ऑफ साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। ये जो टेस्ट है इसके अंदर 7 टेस्ट ऐसे आते हैं जो कि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग को असेस करते हैं। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास 7 टेस्ट हैं, 3 सब टेस्ट हैं, 3 सब टेस्ट हैं सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग को असेस करने के लिए, एंड एन अचीवमेंट स्केल, और एक अचीवमेंट स्केल भी है जिसके अंदर 6 सब टेस्ट हैं। द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग सब टेस्ट रिक्वायर द synthesis and organization of visual spatial information that can be surveyed as a whole. अब जो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग है इसको असेस करने के लिए हमारे पास टोटल 7 टेस्ट हैं। ओके, टोटल 7 टेस्ट हैं जिससे हम साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग को असेस कर सकते हैं। देखो, जो ये हमारा कॉफमैन असेसमेंट बैटरी है इसके अंदर टोटल हम 4 स्कोर्स ये हमें देती है। ओके, 4 स्कोर्स देती है जो कि है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग को हम असेस कर सकते हैं, सक्सेसिव प्रोसेसिंग को असेस कर सकते हैं, मेंटल प्रोसेसिंग कंपोजिट को असेस कर सकते हैं, और अचीवमेंट के लिए भी हमारे पास इसमें स्केल्स हैं। तो हमारे पास साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग के लिए 7 स्केल्स हैं। सक्सेशन, तो हमारे पास साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग के लिए 7 टेस्ट हैं। सक्सेसिव प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास 3 सब टेस्ट हैं। ओके, साइमल्टेनियस के लिए 7, सक्सेसिव या फिर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग एक ही बात है, इसके लिए हमारे पास 3 सब टेस्ट हैं। ओके, और अचीवमेंट के लिए हमारे पास टोटल 6 सब टेस्ट हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7 + 3 10 और फिर 6, टोटल 16 सब टेस्ट हैं इसके अंदर। और जो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का सब टेस्ट है इसके अंदर क्या आती है चीज़ें, इसके अंदर आती हैं कि हम हमारी जो विजुअल स्पेशल इन्फॉर्मेशन है उसको हम एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, कि जिसके ऊपर भी हम ये कॉफमैन असेसमेंट बैटरी लगा रहे हैं KABC, उस बच्चे की, उस चिल्ड्रन की उस चाइल्ड की विजुअल स्पेशल इन्फॉर्मेशन कैसी है। ओके, और जो सक्सेसिव प्रोसेसिंग है वो मेनली किसको असेस करता है, टेम्पोरल जो अरेंजमेंट है, जो सीरियल वाइज है, जैसे कि हमने उस इंटेलिजेंस मॉडल में हमने पढ़ा था, इंटेलिजेंस की थ्योरीज में हमने दास की जो थ्योरी थी उसको पढ़ा था कि जो सक्सेशन क्या होता है, सिक्वेंशियल में क्या होता है कि ABCD हमेशा लाइन से ही होंगी, एक के बाद B ही आता है हमेशा, हम अपनी तरीके से कुछ नहीं लिख देते हैं। तो वो सीक्वेंस पता होना चाहिए, कि हम शू लेसिस को जब बांधते हैं तो उसमें भी एक सीक्वेंस होता है ना, चीज़ें सीक्वेंस में होती है, टेबल्स जो है वो भी सीक्वेंस में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें सक्सेशन में होती हैं हमेशा, तो वो उसको हम असेस करते हैं उसके अंदर। सक्सेसिव प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है हमारा, रिक्वायर्ड सीरियल और टेम्पोरल अरेंजमेंट ऑफ दी सेपरेट बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि हमने उनको क्या दिखाया बच्चों को कि कुछ चीज़ें सीक्वेंस में रखी हुई थी, अल्फ़ाबेट से, है ना, कुछ ब्लॉक्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हमने पहले सीक्वेंस में लगाया, उन्होंने देखा, हमने उस सबको ख़राब कर दिया। ठीक है, फिर हमने उनको बोला कि अब तुम दोबारा से इसको सही करो। तो हम उसका सिक्वेंशियल जो एबिलिटीज़ हैं उनकी, उसको असेस करेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी असेस करेंगे, कि अभी हमने उनको दिखाया कि हमने 4 चीज़ें एक लाइन वाइज रखी थी, हमने उनका जो सीरियल था उसको बिगाड़ दिया, फिर हमने उनको बोला कि अब इनको दोबारा से सीरियल में लगाओ, सीरियल वाइज लगाओ। तो हम फिर उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और जो सक्सेशन की जो एबिलिटीज़ है वो सारी हम असेस करते हैं। ओके, तो साइमल्टेनियस, सक्सेशन, फिर जो हमारा अचीवमेंट सब टेस्ट है उसमें क्या आ जाता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एप्टीट्यूड है, ठीक है, स्कूल्स में जो हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं, फैक्चुअल नॉलेज क्या, कि सूरज ईस्ट, जो हमारा सन है वो ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट होता है, तो वेस्ट में सनसेट होता है। तो ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज हैं जो हम उनको सिखाते हैं, वही चीज़ों के ऊपर हम उनका उन्हीं चीज़ों के ऊपर, उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर, उन्हीं नॉलेज के ऊपर उनका अचीवमेंट सब टेस्ट होता है, बनाया जाता है। अब जो हमारा ये कॉफमैन बैटरी है, ये जो बैटरी है, ये इसका जो मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है सभी स्कोर्स का, हमारे पास जो ये 4 ग्लोबल स्कोर्स आते हैं हमारे पास, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का, सक्सेसिव प्रोसेसिंग का, मेंटल प्रोसेसिंग, कंपोजिट का और अचीवमेंट का, इसका जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 100 है। और अलग अलग अगर हम इन स्कोर्स को निकालते हैं तो वो उसका जो एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो हमारा 15 आता है। और इसी टेस्ट का हम लोग ने इसी टेस्ट का आगे चल करके सेकंड एडिशन भी बनाया गया, KABC सेकंड, जो कि 2004 में पब्लिश हुआ था। और ये वाला जो मॉडल है ये 2 अलग अलग थियोरेटिकल मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है। ये जो पहले हमने जब फर्स्ट टाइम इसको डेवलप करा था तो ये दास की और लोरिया की जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी थी उसके ऊपर बेस्ड था। और ये वाला जो मॉडल है हमारा न्यू 2024 का, ये 2 अलग अलग थ्योरीज के ऊपर, 2 अलग अलग जो थियोरेटिकल मॉडल्स हैं उनके साथ इनकॉर्पोरेट कर रहा है, लोरिया का और कैटल हॉर्न कैरल, इनके साथ और इनकॉर्पोरेटेड है, इनके ऊपर बेस्ड है। जैसे यहाँ पर हमने दास की साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग इन सब के ऊपर पढ़ा, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, ये न्यू मॉडल है और एग्जामिनर को खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि वो
पहला वाला स्केल जो हमारा इनिशियल स्केल है 1983 वाला, उसको असेस करेगा या फिर हमारे न्यू वर्जन को असेस करेगा किसी भी एक इंडिविजुअल पर। अब इसका जो सेकंड टेस्ट है हमारे पास वो है कॉफमैन एडोलेसेंट एंड अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। पहले वाला चिल्ड्रन के लिए था। ये वाला जो टेस्ट है ये एडोलेसेंट्स और अडल्ट दोनों के लिए है। इसे बोलेंगे हम KAIT, कॉफमैन एडोलेसेंस एंड अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ये 1993 में बना था। ये क्या मेजर करता है? ये इंटेलिजेंस को मेजर करता है 11 to 85 ईयर्स तक की एज के बच्चों के लिए, ठीक है। एडोलेसेंट से अडल्ट तक 11 से 85 ईयर्स तक के सभी लोगों के ऊपर हम इसको असेस कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल प्रोपोजिशन ऑफ हॉर्न एंड कैटल। अब ये जो कॉफमैन की स्केल है ना, ये हमारी जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है उनके साथ इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। उन्हीं की हमने उन थ्योरीज में जो पढ़ा है, जो चीज़ें हैं उनमें उसी का यूज़ करके ये टेस्ट बनाए गए हैं। अब हमने जो पढ़ा था ये वाला ये जो हमारा कॉफमैन एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? हॉर्न एंड कैटल, लोरिया और पियाजे की थ्योरी के ऊपर, ओके। इनकी थ्योरीज के ऊपर ये वाला टेस्ट हमारा बेस्ड है। ये जो कॉफमैन की थ्योरीज है, ये वाली जो कॉफमैन के इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये हमारे इंटेलिजेंस की जो हमने थ्योरीज पढ़ी है उसी को सोल्व करने के लिए कि किसी ने, जो रेमंड कैटल थे, हमने कैटल के बारे में पढ़ा था, जो रेमंड कैटल थे, इन्होंने क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में हमें बताया था कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो दो तरीके की है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं, है ना। और जो दास थे उन्होंने पास मॉडल दिया था, तो उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं, उसके लिए ये बेसिकली टेस्ट है, उनके साथ कॉर्पोरेटेड है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो ये वाला जो हमारा टेस्ट है ये बेस्ड है हमारा हॉर्न और कैटल की थ्योरी, लोरिया और पियाजे की थ्योरी के ऊपर। अब जो कैटल, इसके अंदर दो बैटरीज आती है हमारी, कोर बैटरी और एक्सपेंडेड बैटरी एंड ब्रीफ मेंटल स्टेटस टेस्ट। ये दो बैटरीज आती हैं इस टेस्ट के अंदर। अब जो हमारा कोर बैटरी है, द फॉर्मर इज कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइज्ड स्केल एंड फ्लूइड स्केल ईच हैविंग 3 सब टेस्ट। अब जो कोर बैटरी इसके अंदर क्या है हमारा मेनली, कि जो क्रिस्टलाइज्ड स्केल है ना, और जो हमारा फ्लूइड स्केल है वो आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम क्रिस्टलाइज स्केल और फ्लूइड स्केल को हम असेस करते हैं, और इन्हीं एक के अंदर, क्रिस्टलाइज के अंदर भी 3 सब टेस्ट है और फ्लूइड के अंदर भी हमारे 3 सब टेस्ट है। तो टोटल 6 आ गए इसके अंदर हमारे टेस्ट। क्रिस्टलाइज स्केल को हम अलग से असेस करेंगे, जो हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है, जैसे कैटल ने बताया था, रेमंड कैटल ने, तो उसको हम असेस कर सकते हैं। 3 टेस्ट हैं उसके, 3 सब टेस्ट हैं उसके लिए हमारे पास। फ्लूइड ने हमें, जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है उसको असेस करने के लिए हमारे पास 3 सब टेस्ट है। अब जैसे कि पहले हमने पढ़ रखा है कि जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है, उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। हमारी जो स्कूल्स में जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, हमारे कल्चर से जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं, दूसरों के कल्चर से जो भी चीज़ें सीखी हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है, जो हमने कहीं ना कहीं से सीखी है, हमको किसी और से मिली है, ठीक है। तो वो सारी आ जाती है नॉलेज हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर। क्रिस्टलाइज स्केल के अंदर हम उसको असेस करते हैं। फ्लूइड स्केल के अंदर हम क्या मेजर करते हैं, हमारी वो सारी एबिलिटी की कोई ऐसी नई प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने जो हमने कभी ज़िंदगी में पहले नहीं देखी थी, जिसके बारे में हमें किसी ने कुछ सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं है, ठीक है। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी एबिलिटीज़ हमारी इसके अंदर आती हैं, इसको हम असेस करते हैं, मेजर करते हैं। फिर हमारा एक्सपेंडेड बैटरी इज़ यूज्ड विद इंडिविजुअल सस्पेक्टेड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज। अब जो हमने इसमें पढ़ा कि इसके अंदर 2 बैटरीज आती हैं, कोर बैटरी और एक्सपेंडेड बैटरी एंड अ ब्रीफ मेंटल स्टेटस टेस्ट। इसमें क्या है कि अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल डैमेज है तो उसको भी हम असेस कर सकते हैं इस एक्सपेंडेड बैटरी के थ्रू। अब इसी में हमारा जो लास्ट टेस्ट आ जाता है कॉफमैन का, कॉफमैन ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट, KBIT। कॉफमैन ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्ट के 1990 में और 2004 में डेवलप हुआ था। इज़ अ क्विक स्क्रीनिंग मेजर फॉर एस्टिमेटिंग द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन 4 to 19 ईयर्स ओल्ड। अब ये वाला जो टेस्ट है हम 4 to 19 ईयर्स ओल्ड के किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमें किसी पर्सन की जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, क्या लेवल है उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का, उसका एक एस्टिमेशन देता है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 वर्बल एंड 1 परफॉर्मेंस सब टेस्ट। इस पूरे टेस्ट के अंदर हमारे पास एक तो वर्बल सब टेस्ट है और एक हमारे पास परफॉर्मेंस। इसके अंदर हमारे पास एक तो वर्बल सब टेस्ट है, एक परफॉर्मेंस सब टेस्ट है। द टेस्ट यील्ड्स 3 स्कोर्स। अब इन टेस्ट से हमें 3 स्कोर्स मिलते हैं, वर्बल का, परफॉर्मेंस का और कंपोजिट। यानी कि एक तो हमें वर्बल का अलग मिलेगा स्कोर, एक हमें परफॉर्मेंस सब टेस्ट से अलग स्कोर मिलेगा, और उनका एक कंपोजिशन, यानी कि दोनों को मिलाकर के भी हमें एक कॉमन स्कोर मिलेगा। द स्कोर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेविएशन IQ यूनिट्स। और ये वाला जो स्केल है, इसका जो हमें स्कोर मिलता है वो डेविएशन IQ के रूप में मिलेगा। द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉफमैन स्केल आर सेटिस्फैक्ट्री, हैविंग एडिक्वेट नॉर्मेटिव सैम्पल एंड हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये तो आपको लिखना ही ज़रूर है कि जितने भी अपने अब तक टेस्ट पढ़े इनकी रिलायबिलिटी काफ़ी हाई है और काफ़ी वैलिड है। अब जो हमारे पास लास्ट टेस्ट है वो है दास नेग्लायरे कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, DNCAS। ये टेस्ट, ये हमने जब इंटेलिजेंस स्केल के बारे में पढ़ा, इंटेलिजेंस थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें भी हमने पढ़ा था पास मॉडल के अंदर, कि जो पास मॉडल है उससे हम दास नेग्लायरे कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, ये वाली जो बैटरी, ये वाला जो टेस्ट है, इसको भी हम डेवलप करते हैं। और इसमें भी हम जो हमारा पास मॉडल है उसको हम असेस कर सकते हैं।
जो भी हमने प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस सक्सेशन, चारों जो चीज़ें पढ़ी थी हम सबको इसके थ्रू असेस कर सकते हैं। DNCAS ये 1990s में पब्लिश हुआ था। इट इज़ एन इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेड इंस्ट्रूमेंट फॉर असेसिंग द कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है उसको हम असेस कर सकते हैं इस टूल के थ्रू, इस वाले टेस्ट के थ्रू। दिस टेस्ट हैज़ इट्स थियोरेटिकल बैकग्राउंड इन द पास मॉडल, जो कि हमने अभी पढ़ाई कि पास मॉडल में दास, नैगलेरी और कर्बी ने मिलकर के जो टेस्ट है इसके अंदर हमारे पास वर्बल, नॉन वर्बल सारे सब टेस्ट आ जाते हैं, जिसके कि हम 4 बेसिक जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं जो हमने पास मॉडल में पढ़ी थी, P फॉर प्लानिंग, A फॉर अटेंशन अराउजल, S फॉर साइमल्टेनियस एंड और जो लास्ट एस है वो है सक्सेसिव प्रोसेसिंग। इन सबको हम असेस कर सकते हैं इसके थ्रू। दीज प्रोसेसेस आर बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन लर्निंग बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग। अब ये माना जाता है कि ये जो सारी प्रोसेसेस हैं ये लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व। ये 5 ईयर्स से लेकर के 17.11 यानी कि 17 ईयर्स 11 मंथ तक के किसी भी चिल्ड्रन के ऊपर हम असेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टेस्ट, और इसी के साथ जो हमारे इंडिविजुअल टेस्ट थे जितने भी, टोटल हमने 4 इंडिविजुअल टेस्ट पढ़े। कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले हमारा स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, जो कि टर्मन ने दिया था 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन में, इस वजह से उसे स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल बोलते हैं। सेकंड हमारा वेसलर स्केल था, उसने हमें मेनली 3 सब स्केल्स दिए हैं, 3 स्केल्स दिए अपने वेसलर स्केल के अंदर, और कुछ हमने उसके जनरल फीचर्स पढ़े। फिर हमने कॉफमैन का स्केल पढ़ा जिसने भी अलग अलग 3 स्केल्स दिए हैं, जो कि हमारी इंटेलिजेंस की थियरीज के ऊपर बेस्ड है मेनली। फिर लास्ट है हमारा दास नैगलेरी का कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। ये मेनली हमारी जो दास की ही खुद की पास मॉडल थियरी थी उसी को असेस करता है। तो टोटल हमारे पास 4 सब टेस्ट है, टोटल हमारे पास 4 स्केल्स हैं, इंडिविजुअल टेस्ट है, ताकि जो कि हम किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर अकेले हम किसी भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के ऊपर हम असेस कर सकते हैं। हम पूरे ग्रुप पर इसको असेस नहीं करते, अकेले किसी भी इंडिविजुअल पर असेस कर सकते हैं। तो ये था हमारे इंडिविजुअल टेस्ट। इसी के साथ ये वीडियो इधर खत्म होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो। अगर कोई भी कर रहा है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और ये जो टेस्ट है ना, इनका एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट करने पड़ेंगे रिवाइज एक बार ही अच्छे तरीके से, 2-3 बार रिवाइज करोगे ईजिली हो जाएंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। सो ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी कर रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे दोस्त से